हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो डिविडेंड पॉलिसी एंड थ्योरीज होने वाला है। इस वीडियो में जो है मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं। डिविडेंड पॉलिसी की क्या अप्रोचेस होती हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, डिविडेंड पॉलिसी एंड थ्योरीज। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। क्या इंट्रोडक्शन हमें गिवन है? तो सबसे पहले हमें यह दे रखा है कि एवरी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर फंड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कि हर बिजनेस इंस्टीट्यूशन को फंड्स की जरूरत होती है। किस लिए? अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। फॉर विच इट हैज टू डिपेंड अपॉन शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। तो उस फंड को रेज करने के लिए, उस फंड को जो रिक्वायरमेंट है वो फंड की, उसके लिए एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन को डिपेंड रहना पड़ता है। किस पर? शेयर होल्डर्स पर और इन्वेस्टर्स पर। डिविडेंड पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है वो तैयार की जाती है किस लिए? इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। किसके बीच कोऑर्डिनेशन? डिविडेंड के बीच और रिटेन्ड अर्निंग्स के। डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी तैयार की जाती है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कि सम पार्ट ऑफ अर्न्ड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, वेयर एज सम पार्ट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो कोऑर्डिनेशन की बात हो ही रही है, तो यहां पे हमें यह दे रखा है कि प्रॉफिट का कुछ जो पार्ट होता है वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, जबकि डिविडेंड का कुछ भाग, मतलब कुछ जो प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट होता है वो बिजनेस में ही रहने दिया जाता है। इफ कंपनी रिटेन्स मोर अर्निंग्स इन द बिजनेस, द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इज रिड्यूस। अगर कंपनी प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा अपने बिजनेस में ही रखती है तो डिविडेंड के लिए जो अमाउंट अवेलेबल रहती है, जो हमें शेयर होल्डर्स को पे करनी होती है, वो कम हो जाती है, इज रिड्यूस्ड। ठीक है। एंड इन इट्स रिवर्स सिचुएशन रिटेन अर्निंग आर रिड्यूसेस। और अगर हम डिविडेंड ज्यादा देते हैं और बिजनेस में रिटेन कम करते हैं अर्निंग्स को, तो वही रिवर्स होता है सब कुछ सिचुएशन। तो बेसिकली हमें इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। Thus a proper balance should be established. एक प्रॉपर बैलेंस जो है हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है इस सिचुएशन के लिए। बाय अडॉप्टिंग अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। तो हम ये जो बैलेंस है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कैसे बिठा सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी, एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी को अपनाकर हम इसमें बैलेंस जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं एग्जाम में इसका क्या क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि दे रखा है कि व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड पॉलिसी है क्या। एक्सप्लेन द अप्रोचेस रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजंस। तो क्या इससे रिलेटेड अप्रोचेस है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड, और कितने टाइप के जो है डिविडेंड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी की बात करेंगे। तो जैसा कि दे रखा है, द पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज टर्म्ड एज डिविडेंड। तो जो बिजनेस प्रॉफिट का जो भी पार्ट हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। इट कैन बी पेड इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बोनस शेयर। तो हम जो है डिविडेंड या तो कैश भी दे सकते हैं या फिर हम उनको बोनस शेयर इशू कर सकते हैं।
ठीक है, तो जो डिविडेंड है वो फॉर्म्स में भी जो है हम उनको पे कर सकते हैं, चाहे वो बोनस शेयर की फॉर्म में हो या फिर वो कैश फॉर्म में पे करें हम। तो डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, तो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी, क्योंकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक रिटर्न के तौर पर उनको डिविडेंड देना होता है। इफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट रेगुलर डिविडेंड, अगर शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड नहीं मिलता कंपनी से, देन दे मे नॉट इन्वेस्ट इन इट इन फ्यूचर, तो फिर शेयर होल्डर्स जो है फ्यूचर में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो कंपनी शुड अडॉप्ट अ कंसिस्टेंट अप्रोच इन पेइंग डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, तो एक कंपनी को जो है एक कंसिस्टेंट अप्रोच अपनानी चाहिए इन पेइंग डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए, कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार उनको पे करना ही चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारे बिजनेस में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। द अर्निंग ऑफ एन एंटरप्राइज कैन ईदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड और कैन बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, जो कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि जो अर्निंग है एंटरप्राइज की वो हम शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ डिविडेंड और अपने बिजनेस में भी रिटेन रख सकते हैं। डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, तो डिविडेंड पॉलिसी जो है वो क्या डिटरमाइन करती है, द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो भी अर्निंग की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है शेयर होल्डर्स को, एंड द अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। कहने का ये मतलब है कि डिविडेंड पॉलिसी ये डिटरमाइन करती है कि हमें कितनी अमाउंट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है एज अ डिविडेंड और कितनी अमाउंट हमें बिजनेस में ही रखनी है। आगे हमें क्या दे रखा है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज वन ऑफ द क्रूशियल एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये जो डिविडेंड पॉलिसी है फर्म की या कंपनी की, ये सबसे क्रूशियल एरिया माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कितनी अमाउंट हमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कितनी जो है हमें बिजनेस में रखनी है। तो जैसा कि उन्होंने दे भी रखा है, बोल भी रखा है कि इट इज सो बिकॉज बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक इम्पोर्टेंट प्लेस है इनका, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी और रिटेन्ड अर्निंग्स भी, ठीक है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेस है किसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि मान लो अगर आपने डिविडेंड कम दिया और बिजनेस में ज्यादा रख लिया, फिर शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो डिविडेंड की अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कंपनी में। ऐसे ही अगर आपने बिजनेस में रिटेन नहीं रखा तो बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाओगे, तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्रूशियल एरिया माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। These two goals में sometimes be in conflict, ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों गोल्स हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट में रहते हैं कभी कभार। शेयर होल्डर ऑलवेज वांट सम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स को तो हमेशा रिटर्न चाहिए ही चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, whereas management is interested in financing a large part of their funds requirement through pluffing back of profit, बल्कि जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बिजनेस में ही रहे, शेयर होल्डर चाहते हैं हमें भी दो, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि इफ मोर अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, अगर ज्यादा हमने अर्निंग्स जो है यानी कि ज्यादा प्रॉफिट हमने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि शेयर होल्डर्स को दे दिया है, देन रिटेन्ड अर्निंग्स में भी लेस, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कम हो जाएगी। एंड ऑन द अदर एंड इफ मोर अर्निंग्स आर रिटेन्ड इन द बिजनेस, और दूसरे हाथ अगर हमने बिजनेस में ज्यादा अमाउंट रख दी, अर्निंग्स जो है रिटेन रखी अपने बिजनेस में, देन लेस फंड्स में बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड, तो फिर हमारे को डिविडेंड के लिए जो है हमारे पास कम पैसा बचेगा।
Therefore, an enterprise should determine a proper dividend policy. तो इसलिए एक एंटरप्राइज को यानी कि एक बिजनेस को जो है एक प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो ये तो था डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग। अब हम बात करेंगे इसकी अप्रोचेस की, जो भी डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड अप्रोचेस है कि क्या हमें अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, वो पढ़ते हैं। तो पहला हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अप्रोच। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अप्रोच जो है यहाँ पे 2 टाइप्स की हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अप्रोच और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अप्रोच सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अप्रोच के बारे में क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अनुसार कंपनी शुड रिटेन इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द कंपनी। मतलब कहने का यह मतलब है कि कंपनी जो है अपना प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में रख सकती है, रिटेन कर सकती है आफ्टर टैक्स इन द कंपनी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स जो है वो रिटेन कर सकती है प्रॉफिट को। द assumption of this approach is that payment of dividend reduces the profits of company. इस अप्रोच की जो assumption है वो क्या है, मतलब मान्यता क्या है जो हमें मान के चलना है कि that payment of dividend reduces the profit of company, कि यहां पर डिविडेंड की जो पेमेंट है वो कंपनी के प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट द रिजर्व्स फॉर फेसिंग द अनफेवरेबल सिचुएशंस। तो इससे क्या होता है, अनफेवरेबल सिचुएशंस पैदा होती हैं जो कि कंपनी के फेवर में नहीं होती हैं, और कॉन्टिंजेंसीज ऑल्सो रिड्यूस। इस अप्रोच में क्या होता है, कॉन्टिंजेंसीज जो है वो कम होती हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए जो भी फंड्स रिक्वायरमेंट होते हैं, कॉन्टिंजेंसी बेसिकली वो होता है, वो भी कम होता है। ए कंपनी विल रिटेन इट्स प्रॉफिट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो कंपनी जो है प्रॉफिट को अपने बिजनेस में रिटेन कर सकती है इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सी है वो फॉलोइंग सिचुएशन, वो भी देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट गिवन, क्या हमें दे रखा है वो देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। तो क्या बोला गया है कि बेनिफिट्स ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, मतलब प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए क्या बोल रखा है कि इफ अ कंपनी एक्सपेक्ट दैट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर एंड इट विल रिक्वायर मोर फंड्स, देन इन सच अ सिचुएशन द कंपनी विल मेक एफर्ट्स टू रिटेन इट्स प्रॉफिट इन बिजनेस। तो ये हमसे क्या बोल गया कि अगर जब कंपनी है, अगर वो ये एक्सपेक्ट करती है दैट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी जिसमें हमें फायदा होगा, एंड इट विल रिक्वायर मोर फंड्स, तो उसके लिए हम उस प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए हमें काफी सारे फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देन इन सच अ सिचुएशन द कंपनी विल मेक एफर्ट्स टू रिटेन इट्स प्रॉफिट इन बिजनेस। तो फिर कंपनी क्या एफर्ट लगाएगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कंपनी में ही रहे, यानी कि हमारे बिजनेस में ही हम रिटेन करें, रखें उस प्रॉफिट को। तो ये तो थी हमारी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, फॉर एस्टैब्लिशिंग बैलेंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या बोला गया है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इंक्लूड्स लोन फ्रॉम एक्सटर्नल, कि जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें क्या इंक्लूड होता है, लोन फ्रॉम एक्सटर्नल फंड्स एंड इंटरनल फंड्स, कि जो फंड्स है वो एक्सटर्नल सोर्स से भी, जो लोन है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल फंड भी हो सकता है। इफ लोन्स फ्रॉम एक्सटर्नल फंड्स, अगर लोन जो है वो बाहरी स्रोतों से प्राप्त हुआ है, जो फंड है यानी कि एक्सटर्नल फंड जो है,
आर मोर इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर वो कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा है, सच अ सिचुएशन विल क्रिएट इनबैलेंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उस सिचुएशन में कैपिटल स्ट्रक्चर इनबैलेंस होगा, वो बैलेंस नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन फर्म विल ट्राई टू रिटेन इट्स प्रॉफिट, तो इस सिचुएशन में क्या करेगी फर्म, प्रॉफिट को अपने बिजनेस में ही बनाए रखने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस में ही रखेगी वो, ठीक है। सो दैट बैलेंस कुड बी एस्टैब्लिश, इससे क्या होगा कि बैलेंस जो है वो बना रहेगा इन कैपिटल स्ट्रक्चर में, बाय इंक्रीजिंग द इंटरनल फंड्स, तो उससे क्या होगा, इंटरनल फंड्स को इंक्रीज किया जाएगा और जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में ही रिटेन किया जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें जो है हम प्रॉफिट्स को रिटेन करके चल रहे थे अपने बिजनेस में। अब जरा सेकंड अप्रोच की बात कर लेते हैं। जो हमारी पहली अप्रोच थी वो क्या थी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अप्रोच। अब हम बात करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ये क्या है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के बारे में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अनुसार इट इज एज्यूम्ड, ये माना जाता है दैट रेट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जो डिविडेंड का जो रेट है वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू को बहुत अफेक्ट करता है। जो भी उस कंपनी के शेयर की वैल्यू है मार्केट में, उसको बहुत इफेक्ट करता है। क्या, डिविडेंड का जो रेट है, जो कंपनी दे रही है जिस रेट से डिविडेंड, वो इफ अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर, अगर जो डिविडेंड है वो हाई रेट से पे कर रही है कंपनी, ठीक है, देन इट इंक्रीजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में उस कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। और ऐसी रिवर्स ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरे हैंड की अगर हम बात करें, दूसरी सिचुएशन की बात करें, इफ अ लो रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर, अगर कंपनी जो है कम रेट से डिविडेंड पे कर रही है शेयर्स पर, तो फिर वही जो शेयर्स की वैल्यू है मार्केट में वो कम हो जाएगी। Moreover, shareholders have the view that dividend should be paid in the present due to the following reasons. तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि शेयर होल्डर्स जो है have the view that dividend should be paid in the present due to the following reasons. अब कुछ reasons हमें दे रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। क्या दे रखे हैं, सबसे पहला हमें रीजन दे रखा है कि नीड ऑफ रेगुलर इनकम। अब यूजुअली शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट इन शेयर टू अर्न अ रेगुलर इनकम एज डिविडेंड। अब मान लो मैं ही हूं, शेयर होल्डर हूं, तो मैं भी किसी अगर कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचूंगी, तो मुझे भी भाई, मैं सबसे पहले तो यही सोचूंगी ना कि मुझे रेगुलर अर्निंग होनी चाहिए। अगर मुझे रेगुलर अर्निंग नहीं होगी तो मैं क्यों करूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर होल्डर्स भी सोचते हैं कि वो अगर किसी कंपनी के शेयर्स वो परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम हो एज अ डिविडेंड। दस इट इज नेसेसरी दैट पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड बी मेड इन प्रेजेंट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जैसे जैसे उनकी जो डिविडेंड की जो डेट है, उसी डेट पर उनको डिविडेंड पे किया जाए। नाउ द सेकेंड रीजन इज एग्जेम्पशन इन टैक्स। एग्जेम्पशन इन टैक्स के बारे में क्या कहा गया है कि फ्रॉम द ईयर 1997 टू 78, कि भाई 1997 और 98 होगा ये, ठीक है, 1997 टू 1998 शेयर होल्डर्स हैव नॉट टू पे द टैक्स ऑन इनकम रिसीव्ड एज डिविडेंड। तो यहां से जो है क्या बोला गया है कि शेयर होल्डर्स हैव नॉट टू पे द टैक्स ऑन इनकम रिसीव्ड एज डिविडेंड, कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जो उनको रिसीव हो रहा है उस पर उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। कौन से ईयर से, 1997 टू 1998 की बात हो रही है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट में कंपनीज हैव टू पे डिविडेंड टैक्स। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कंपनी ही डिविडेंड टैक्स पे कर रही है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड। किस पर, जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड अमाउंट है उस पर। Thus shareholders prefer the income from shares in comparison to any other income. तो यहां पे हमसे क्या कहा गया है कि शेयर होल्डर्स जो है वो इनकम
इनकम फ्रॉम शेयर ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एनी अदर इनकम, क्योंकि उनको जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो भी उनको वो रिसीव हो रहा है उस पर ऑलरेडी कंपनी टैक्स पे कर चुकी होती है। इसीलिए शेयर होल्डर जो है वो इनकम फ्रॉम शेयर को ही यानी कि डिविडेंड को ही प्रेफर करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिजायर टू इंक्रीज इन गुडविल, कि गुडविल को इंक्रीज करने के लिए अगर एक कंपनी की ये इच्छा है कि वो अपनी गुडविल इंक्रीज करे, तो इफ अ कंपनी पेज अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड इन द प्रेजेंट, शेयर होल्डर एज्यूम दैट फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, कहने का ये मतलब है कि अगर कंपनी जो है अपने डिविडेंड पर हाई रेट से जो है डिविडेंड पे कर रही है प्रेजेंट में, तो शेयर होल्डर ये एज्यूम करेंगे, ये मानेंगे कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, सच अ कंपनी साउंड इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, क्योंकि जब एक कंपनी हाई रेट से डिविडेंड पे करती है तो शेयर होल्डर्स ये मान के चलते हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है। Thus, if a company has the desire to increase in goodwill, it will prefer to pay the dividend in present. अगर एक कंपनी ये चाहती है कि मैं अपनी जो है बिजनेस की जो है गुडविल को इंक्रीज करूं, तो उसको जो है डिविडेंड जो है प्रेजेंट में पे करना पड़ता है। Thus, a proper balance should be established between the above approaches while determining the dividend policy. अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए इन अप्रोचेस के बीच। जो भी हमने अप्रोचेस पढ़ी क्या थी वो, कि लॉन्ग टर्म अप्रोच थी एक हमारी और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थी, ठीक है। तो इनके बीच में जो है बैलेंस एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। तो अब जरा बात कर लेते हैं टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ डिविडेंड। कितने टाइप के जो है हमारे डिविडेंड होते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा दे रखा है कैश डिविडेंड। तो जनरली शेयर होल्डर्स आर पेड कैश डिविडेंड बाय द कंपनी। जनरली जो है शेयर होल्डर्स को कैश ही डिविडेंड पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। फॉर पेइंग सच डिविडेंड कंपनी यूजेस इट्स कैश फंड। तो कंपनी जो है इन डिविडेंड को पे करने के लिए अपने कैश फंड्स का इस्तेमाल करती है, जो भी कंपनी के पास कैश फंड्स होता है उनका। तो इससे क्या होता है, विच रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। इससे क्या होता है, कंपनी का जो रिजर्व है यानी कि जो कैश रिजर्व है वो कम होता है। Thus, company should consider all aspects regarding cash funds before the payment of dividend. तो इसलिए हमसे यहाँ बोला गया है कि एक कंपनी को जो है सभी पहलुओं को जो है समझना चाहिए कैश फंड से रिलेटेड डिविडेंड की पेमेंट से पहले। तो बेसिकली हमारा जो पहला डिविडेंड था वो कैश डिविडेंड है। सेकंड हमारा है बोनस शेयर और स्टॉक डिविडेंड। इसके बारे में क्या बोला गया है कि सम कंपनीज पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ फ्री शेयर्स। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है, फ्री शेयर, कि भाई डिविडेंड के तौर पे तुम ये ले लो, शेयर्स ले लो हमारे। तो कैश में पे नहीं करती है, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। तो वो जो डिविडेंड की जो पेमेंट होती है वो कहलाती है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। वो जो है बोनस शेयर की फॉर्म कहलाती है। एंड इन यूएसए आगे क्या बोला गया है, एंड इन यूएसए अमेरिका इट इज नोन एज स्टॉक डिविडेंड। यूएसए में इसको हम स्टॉक डिविडेंड बोलेंगे, मतलब यूएसए में जो है इसको स्टॉक डिविडेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ शेयर होल्डर हैज 200 शेयर। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर के पास जो है 200 शेयर है, ठीक है। एंड कंपनी डिक्लेयर 10% स्टॉक डिविडेंड, और कंपनी ने कहा है कि 10% स्टॉक डिविडेंड जो है वो मिलेगा, मतलब डिविडेंड के तौर पर जो है 10% जो है वो शेयर जो है इशू किए जाएंगे। देन द शेयर होल्डर्स विल बिकेम द ओनर ऑफ 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई 10%। कहने का ये मतलब है उसके पास 200 शेयर थे, अब 10% उसको और शेयर्स मिलेंगे, तो 200 का 10% कितना हुआ, 20। तो 220 शेयर का जो है वो ओनर हो जाएगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड की। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या है? तो प्रॉपर्टी डिविडेंड के बारे में क्या कहा गया है कि सम कंपनीज पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी नॉट इन कैश। कि कुछ कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती हैं एसेट्स की फॉर्म में या फिर प्रॉपर्टी की फॉर्म में, कैश में पे नहीं करती हैं। तो
तो इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डिविडेंड। ये जो है हमारा प्रॉपर्टी डिविडेंड कहलाता है। जनरली दीज प्रॉपर्टीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। तो जनरली जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो जो है कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती हैं और या फिर वो कंपनी के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कैन पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ टीवी। वो कह रहे मैं टीवी बना रहा हूं, तुम टीवी ले लो एज ए डिविडेंड। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्टी डिविडेंड बोलेंगे। दिस फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। तो यहां पे हमसे उसने ये भी बोल दिया है कि ये फॉर्म जो है इंडिया में यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट हमारा डिविडेंड है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड के बारे में क्या कहा गया है कि सम कंपनीज पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट और प्रोमिसरी नोट। कुछ कंपनी क्या करती है, सर्टिफिकेट इशू कर देती है या एक प्रोमिसरी नोट जो है वो इशू कर देती है। सच डिविडेंड इज कॉल्ड स्क्रिप डिविडेंड। उसको हम स्क्रिप डिविडेंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अंडर इट कंपनी प्रोमिस द शेयर होल्डर टू पे द डिविडेंड ऑन ए सर्टेन डेट। कंपनी क्या कहती है शेयर होल्डर को कि ये अभी तुम फिलहाल ये प्रोमिसरी नोट लो, मैं प्रोमिस करता, कंपनी कहती है मैं प्रोमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इस डेट पर जो है डिविडेंड पे कर दूंगी। तो सच ए टाइप ऑफ डिविडेंड इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इस टाइप का कोई भी डिविडेंड जो है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड के बारे में क्या बोला गया है कि बॉन्ड डिविडेंड इज जस्ट लाइक द स्क्रिप डिविडेंड। जो बॉन्ड डिविडेंड है वो स्क्रिप डिविडेंड की तरह ही होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन देयर इज दैट द पीरियड ऑफ बॉन्ड डिविडेंड एक्सीड्स द पीरियड ऑफ स्क्रिप डिविडेंड। कहने का ये मतलब है कि जो बॉन्ड डिविडेंड है और जो स्क्रिप डिविडेंड है उनके बीच का यही मेन डिफरेंस होता है कि जो बॉन्ड डिविडेंड है वो एक्सीड करता है टाइम पीरियड। मतलब बॉन्ड डिविडेंड जो है वो ज्यादा टाइम पीरियड का होता है, स्क्रिप डिविडेंड से ज्यादा टाइम पीरियड का होता है बॉन्ड डिविडेंड। सच डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट पॉपुलर इन इंडिया। और इस टाइप का भी जो है डिविडेंड इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अब हमारा जो है लास्ट डिविडेंड बचता है वो कौन सा है, हमारा कॉम्पोजिट डिविडेंड। ये क्या है, इफ अ कंपनी पेज डिविडेंड इन मोर देन वन फॉर्म। अगर जो है कंपनी डिविडेंड पे कर रही है एक से ज्यादा फॉर्म में तो इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिविडेंड। ये जो है हमारा कॉम्पोजिट डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी कैन पे डिविडेंड टू सम ऑफ इट्स शेयर होल्डर इन कैश फॉर्म एंड टू अदर शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। मतलब कुछ शेयर होल्डर्स को तो उसने कैश में पे कर दिया और बाकी जो शेयर होल्डर्स बचे उनको बोनस शेयर इशू कर दिए। ये हमारा कॉम्पोजिट डिविडेंड कहलाता है। तो thus it is clear that a company can pay dividend to its shareholder in any of the above form। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी फॉर्म में जो है डिविडेंड पे कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो वीडियोज हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।